हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 2 बहुपद का परिचय पढ़ेंगे। बहुपद दोस्तों, कक्षा 9 में भी आपका अध्याय 2 बहुपदी था। वहां पर भी हमने बहुपद के बारे में कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि कक्षा 10 में बहुपद में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो कक्षा 9 में हमने पढ़ा था यदि व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो आप अध्याय 1 में आपने पढ़ा था पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक को और शून्य को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि व्यंजकों में चर की घातांक या तो शून्य है या धनात्मक पूर्णांक है, तो इस रूप के व्यंजकों को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कि px बराबर 3x धन 5, ये चर x में एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद हमेशा चर के रूप में होता है। ठीक है, qy बराबर 2 गुणा y की घात 2 धन 4y धन 6, ये चर y में एक बहुपद है। अब आप देखिए इसमें जो है चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, घातांक। ठीक है, 2 है, y की घात 2, y की घात 1, y की घात 0। यहाँ पर देखिए x की घात 1 और x की घात 0। ठीक है, तो चर के जो घातांक हैं वो पूर्ण संख्या जहां होंगे, ऐसे व्यंजकों को हम क्या कह देते हैं, बहुपद कह देते हैं। बहुपद की घात क्या होती है दोस्तों, इसको जान लेते हैं हम। ठीक है, एक बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है उसको ही बहुपद की घात कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुपद जो है वो चरों से मिलकर बना होता है और चर की जो अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद की घात होगी। ठीक है, उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कि एक बहुपद पी एक्स हमने लिया 6 गुणा एक्स की घात 12 धन 3 गुणा एक्स की घात 2 धन 2। ठीक है, इस बहुपद की घात ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो चर क्या है, इसमें एक्स है, एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 12, एक्स की अधिकतम घात है 12। तो घात जो होती है वही क्या हो जाती है, बहुपद की घात। अधिकतम घात जो होगी चर की, तो इसका उत्तर क्या होगा, चर की अधिकतम घातांक यहाँ पे 12 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, तो बहुपद की घात बहुत आसान है, जो भी चर उस बहुपद में जो भी चर की अधिकतम घात होगी वहां उस बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, अब हम रैखिक बहुपद के बारे में जान लेते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस बहुपद की घात एक हो, ठीक है, यानी कि अधिकतम घात जो है एक हो चर की, वैसे बहुपद को हम कहेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, अब एक रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं, 2 पद हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक चर की अधिकतम घात होगी या तो 1 या 0। ठीक है, तो अधिकतम अधिक से अधिक 2 पद होंगे रैखिक बहुपद में। ठीक है, अतः x में कोई भी रैखिक बहुपद जो होगा वो ax धन b के रूप का ही होगा। अब देखिए x की घात 1 है। ठीक है, इसलिए इसकी घात कितनी है, 1 है रैखिक बहुपद की। ठीक है, और b गुणा x की घात 0 होगा। ठीक है, तो कितने पद हो गए, इसमें 2 पद हो गए, ax धन b। ठीक है, तो x में कोई भी रैखिक बहुपद जो है ax धन b के रूप का ही होगा, जहां पर a और b अचर होंगे और a का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a का मान 0 हो गया तो x की घात 1 वाला पद बचेगा ही नहीं, सिर्फ अचर बचेगा, x की घात 0 वाला पद। ठीक है, फिर वो बहुपद नहीं होगा क्योंकि कोई चर ही नहीं है फिर। ठीक है, कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कि px बराबर 4x धन 5। ठीक है, qy बराबर 2y। ठीक है, ये 2y जो है y में हमारा रैखिक बहुपद है। ठीक है, हमने कहा था अधिक से अधिक 2 पद हो सकते हैं। ठीक है, एक पद भी हो सकता है पर 2 पद से ज्यादा नहीं होंगे रैखिक बहुपद में। ठीक है, t के रूप में देख लेते हैं, t धन 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी चरों की अधिकतम घात 1 है। ठीक है, और अधिक से अधिक कितने पद हैं, 2 पद हैं, और सभी पद किस रूप में है, ax धन b के रूप में। ठीक है, यानी कि a गुणा चर धन b। ठीक है, इसी रूप में है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रैखिक बहुपद। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं द्विघाती या द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, ये द्विघाती या द्विघात बहुपद के बारे में तो हम बहुत चर्चा करने वाले हैं अपने अध्याय 2 में। ठीक है, और आपका जो अध्याय 2 है उसके अधिकतम जो प्रश्न है वो द्विघात बहुपद पर ही आधारित है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा आपका, 2 घात वाले बहुपद को हम कहेंगे द्विघाती या द्विघात बहुपद। ठीक है, द्वि का मतलब 2 ही होता है, द्वि का मतलब होता है 2। ठीक है, यानी कि 2 घात वाला बहुपद। 2 घात वाला बहुपद मतलब कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी। ठीक है, एक द्विघाती या द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 पद हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं 3 पद, 2 घात वाला एक पद हो सकता है, एक एक घात वाला पद हो सकता है, एक शून्य घात वाला पद हो सकता है चर के। ठीक है, तो अधिक से अधिक 3 हो सकता है, 3 से कम भी हो सकते हैं पर अधिक से अधिक 3 पद होंगे। ठीक है, अतः x के रूप में कोई भी द्विघाती बहुपद को हम कैसा लिख सकते हैं, a गुणा x की घात 2 धन bx धन c।
ठीक है, ये आपको पता है और आपको याद भी रखना है। ये द्विघात बहुपद का बहुत ही सरल रूप है। ठीक है, a गुणा x की घात 2 धन bx धन c। ठीक है, जहां पर a b और c अचर हैं और a का मान शून्य नहीं होगा, क्योंकि अगर a का मान शून्य हो गया तो a गुणा x की घात 2 शून्य हो जाएगा। क्या बचेगा, bx धन c। तो अधिकतम घात कितनी रह जाएगी फिर x की, चर की 1, तो वो द्विघात नहीं बचेगा, फिर रैखिक हो जाएगा आपका ना। इसलिए a शून्य नहीं होगा, b और c शून्य हो सकते हैं लेकिन a शून्य नहीं होगा, तभी वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं द्विघात बहुपद के। ठीक है, एक्स चर के रूप में देख लेते हैं, 3 गुणा एक्स की घात 2 धन 2x धन 2। ठीक है, ये एक उदाहरण है। यहाँ चर यानी एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2, एक्स की घात 2। ठीक है, एक टी के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, टीचर के रूप में। ठीक है, 2 गुणा टी की घात 2 धन 9। अब आप कहेंगे यहाँ पे टी टी वाली कोई पद नहीं है जिसमें सिर्फ टी हो। ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक है, पर टी की घात 2 वाला पद जरूरी है, तभी वो द्विघात कहलाएगा बहुपद। हमने कहा है अधिक से अधिक 3 पद होंगे। ठीक है, 2 पद भी हैं और अगर अधिकतम घात चर की 2 है तो वो द्विघात बहुपद ही कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों द्विघाती बहुपद के बाद हम त्रिघाती बहुपद की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि नाम में ही निहित है, त्रि मतलब होता है 3। ठीक है, तो 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी। एक त्रिघाती बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिए कि जितने भी घात वाला पद होगा और जितने भी घात वाला बहुपद होगा उसमें उतने घात से एक ज्यादा पद हो सकते हैं, अधिक से अधिक, कम तो हो ही सकते हैं। कम से कम एक पद होगा और अधिक से अधिक जो होगा, जितनी घात वाला बहुपद है उससे एक अधिक। तो 3 घात वाला बहुपद है तो त्रिघाती बहुपद में अधिक से अधिक 4 पद हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि x में अगर कोई त्रिघाती बहुपद लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, a गुणा एक्स की घात 3 धन b गुणा एक्स की घात 2 धन सी एक्स धन d। ठीक है, जहां पर a b c और d अचर होंगे और a का मान शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा शून्य, क्योंकि अगर a का मान शून्य हो गया तो x की घात 3 वाला जो पद है वो शून्य हो जाएगा। तो फिर अधिकतम घात क्या बचेगी, 2 बचेगी, तो वो त्रिघाती बहुपद नहीं बचेगा फिर ना। ठीक है, तो ये है त्रिघाती बहुपद। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। त्रिघाती बहुपद के बारे में आपको इस अध्याय में ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। कुछ उदाहरण देख लेते हैं त्रिघाती बहुपद के। 3 गुणा एक्स की घात 3, देखो अधिकतम घात एक्स की चर की कितनी है, 3 है, धन 2 एक्स धन 2, तो ये एक त्रिघाती बहुपद होगा। और टी बराबर 2 गुणा टी की घात 3 धन 9। अब इसमें कहेंगे 2 ही पद है। ठीक है, या ऊपर वाले में कहेंगे 3 ही पद है। तो हमने कहा अधिक से अधिक 4 होंगे, 4 से कम तो हो ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन चर की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। तो देखिए 2 गुणा टी की घात 3, टी चर है, चर की अधिकतम घात 3 है, तो ये एक त्रिघाती बहुपद होगा हमारा। आइए दोस्तों, अब हम एक चर्चा कर लेते हैं n घात वाले बहुपद की। तो दोस्तों एक चर x में घात n वाला बहुपद निम्न रूप का एक व्यंजक होता है। ठीक है, किस रूप में, इस तरह से an xn धन an माइनस वन एक्स एन माइनस वन धन डॉट 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 धन a1x धन a शून्य। ठीक है, जहां पर a शून्य a1 a2 से लेके an तक क्या है, हमारे अचर हैं और an का मान शून्य नहीं होगा, क्योंकि अगर an का मान शून्य हो गया तो x की घात n वाला जो पद है वो शून्य हो जाएगा। और अगर x की घात n वाला पद शून्य हो गया तो वो n घात वाला बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसलिए an को छोड़ के बाकी कोई भी शून्य हो भी सकता है, नहीं भी, पर an शून्य नहीं होगा। दोस्तों बहुपद के शून्यक जो है आपके अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावलियों में बहुत से प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें बहुपद के शून्यक पर आधारित है वो प्रश्न। ठीक है, तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, एक वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर शून्य हो। मतलब कि अगर x की जगह, चर की जगह अगर हम k रख दें, एक वास्तविक संख्या k, और वो बहुपद जो है शून्य के बराबर हो जाए, तो ऐसी वास्तविक संख्या क्या कहलाती है, हमारा उस बहुपद का शून्यक कहलाती है। ठीक है, बहुपद px का शून्यक ज्ञात करने का अर्थ है बहुपद समीकरण px बराबर शून्य को हल करना। px बराबर शून्य को हल करेंगे और x के या चर के जितने मान निकल के आएंगे वही उस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। ठीक है, एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां y बराबर px जो है ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो ये जो तीसरी बात कही जा रही है ये ग्राफ के रूप में कही जा रही है। अगर हमें कोई ग्राफ दे रखा है और हमें बताना है कि कितने शून्यक हैं, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, x अक्ष को, वो जो ग्राफ है हमारा px का, x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है, काटता है, उतने ही शून्यक होते हैं हमारे उस बहुपद के। ठीक है, तो इसी पर आधारित है आपकी प्रश्नावली 2.1। तो अब हम सीख लेते हैं कि कैसे ग्राफ से हम शून्यकों को ज्ञात करेंगे। आपकी जो अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.1 है वो इसी पर आधारित है कि ग्राफ से कैसे शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसको समझ लिया तो आप प्रश्नावली 2.1 को आसानी से हल कर पाएंगे।
ठीक है। बहुपद के शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक है जहां पर px का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो ये एक ग्राफ दे रखा है जिसमें ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये वाई अक्ष है। तो हमें देखना है ये जो हमारा ग्राफ दे रखा है, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अलावा वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है काटना, ठीक है, या उसको छुए, टच करे, ठीक है, उतने ही हमारे शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे काट रहा है एक्स अक्ष को, तो ये एक शून्यक होगा, और यहाँ पे भी काट रहा है तो ये दूसरा शून्यक होगा। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में पीएक्स के कितने शून्यक हमें मिल रहे हैं, दो, एक और ये दूसरा, दो शून्यक मिल रहे हैं। तो इसी तरह से आपको प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करना है दोस्तों। आप हमारी प्रश्नावली 2.1 का वीडियो भी देखें, उससे आपको और समझ में आएगा। हम बहुपद के शून्यक के बारे में कुछ और जान लेते हैं। ठीक है, घात n के लिए दिए गए बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए n घात वाला कोई बहुपद है, तो वो जो बहुपद है उसका जो ग्राफ है x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। इसका क्या मतलब है कि घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं, क्योंकि जितनी बार भी वो ग्राफ जो है px का x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है उतने ही शून्यक होते हैं उस बहुपद के। तो अधिक से अधिक अगर n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो n घात वाले बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे, n। ये बहुत जरूरी जानकारी है, इसको आप हमेशा के लिए याद रखिए कि n घात वाले बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। n से कम भी हो सकते हैं, बट अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। जैसे कि अगर त्रिघाती बहुपद है तो उसकी 3 घात होती है, तो उसके अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, x की घात अगर 5 है तो उसके 5 शून्यक हो सकते हैं अधिक से अधिक। ठीक है, तो याद रखिए घात n के लिए किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम रैखिक बहुपद के शून्यक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रैखिक बहुपद के बारे में आप जानते ही हो, रैखिक बहुपद की घात होती है एक। ठीक है, और रैखिक बहुपद को हम किस रूप में लिख सकते हैं, ए एक्स धन बी, ठीक है, जिसमें ए का मान शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो रैखिक बहुपद की घात एक होगी, तो रैखिक बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे, एक होंगे। ठीक है, जो उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होगा जहां y बराबर ए एक्स धन बी का ग्राफ जो है एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, और रैखिक बहुपद का शून्यक जो है अगर हमें सीधे सीधे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये सूत्र आप याद रख सकते हैं। क्या होगा, माइनस बाहर अचर पद, अचर पद यहाँ पर क्या है, बी है, ठीक है, बटे एक्स का गुणांक। ठीक है, तो हमने लिख दिया रैखिक बहुपद ए एक्स धन बी का शून्यक क्या होगा, माइनस बी बटे ए। ठीक है, इसको याद रखिए, ये आपके काम की चीज है। ठीक है, रैखिक बहुपद के लिए शून्यक आपको सीधे निकालने को कहा जाए तो माइनस बी बटे ए कर देंगे, और अन्यथा आप ये भी कर सकते हैं कि माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक कितना है, ए है, ए एक्स, एक्स का गुणांक ए है। ठीक है, और अचर पद क्या बी है, तो माइनस बी बटे ए हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपके काम की चीज है। बहुपद के शून्यक के बारे में ग्राफ से भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है हमारा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्स अक्ष है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को जहां पर काटेगा वहीं पर हमारा शून्यक होगा, तो यहाँ पर ये काट रहा है एक्स अक्ष को। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर जहां पर एक्स अक्ष को ये काट रहा है रैखिक बहुपद, ठीक है, उसका जो एक्स निर्देशांक होता है वही क्या होता है, शून्यक होता है रैखिक बहुपद का। यहाँ पे देखिए एक्स निर्देशांक है -3/2। ठीक है, वाई तो शून्य है। ठीक है, तो -3/2 ही क्या होगा, हमारा रैखिक बहुपद का शून्यक होगा। द्विघात बहुपद के शून्यक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये आपके अध्याय 2 के लिए। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक, किसी द्विघात बहुपद के दो भिन्न शून्यक हो सकते हैं, दो अलग अलग शून्यक हो सकते हैं। कि द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। ठीक है, वो दोनों शून्यक अलग अलग हो सकते हैं या दोनों शून्यक बराबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक शून्यक कह लें या कोई शून्यक ना हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, दो शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हम जानते हैं कि n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, और द्विघात क्या होता है, दो घात वाला बहुपद होता है, तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक होंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के संबंध के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी पर आपका जो है प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न आधारित हैं। ठीक है, तो ये अगर अल्फा और बीटा, ठीक है, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स धन 2, ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी, जहां ये शून्य नहीं है, ये दो शून्यक है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा पी एक्स के दो शून्यक अगर हैं, ठीक है, तो दोनों शून्यकों का योग होता है माइनस ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना यहाँ पर बी है, देखिए, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए।
ठीक है, तो हम कह देंगे शून्यकों का योगफल शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा धन बीटा बराबर किसके होगा, माइनस एक्स का गुणांक मतलब बी माइनस बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बटे में आ जाएगा ए, तो अल्फा धन बीटा आएगा हमारा माइनस बी बटा ए। बहुत ही जरूरी है, इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, जिंदगी भर के लिए याद कर लीजिए। और शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। याद रखिएगा गुणनफल में माइनस ऋण का चिन्ह नहीं आता है, ठीक है। तो शून्य क्या है हमारे अल्फा बीटा, तो अल्फा दोनों शून्य का गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुणा बीटा बराबर अचर पद क्या है हमारा सी है, तो सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ए, तो अल्फा गुणा बीटा आ गया सी बटा ए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सूत्र, ये हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए आप याद कर लीजिए। और प्रश्नावली 2.2 में तो आपको इन सूत्रों का प्रयोग करना ही करना है। आइए दोस्तों, अब हम त्रिघाती बहुपद के शून्य की चर्चा कर लेते हैं। त्रिघाती बहुपद मतलब जिसकी घात 3 हो बहुपद। किसी त्रिघाती बहुपद में के अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं, क्योंकि त्रिघाती बहुपद की घात कितनी होती है, 3, और हम जानते हैं n घात वाले बहुपदों में अधिक से अधिक n शून्य हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि घात 3 के किसी भी बहुपद के अधिकतम 3 शून्य हो सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के संबंध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके अध्याय 2 के हिसाब से, ठीक है, फिर भी लेकिन हम जितनी चर्चा दे रखी है उतनी चर्चा हम कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कितने शून्यक होंगे त्रिघात बहुपद के, 3, तो हम मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद px के शून्यक हैं, ठीक है। px को लिखा हमने a गुणा x की घात 3 धन b गुणा x की घात 2 धन cx धन d, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल होगा यहाँ पर ऋण के साथ एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक, ठीक है। शून्य क्या है हमारे अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा धन बीटा धन गामा, ये क्या होगा, ऋण का चिन्ह तो लगाई दिया हमने, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, बी है, तो बी हो गया, तो ये हो गया ऋण का बी माइनस बी, और एक्स का 3 का गुणांक है ए, तो ये हो गया ए, तो 3 अल्फा धन बीटा धन गामा आ गया हमारा माइनस बी बटा ए। यही हमारा द्विघात बहुपद के रूप में आया था, तो इसको आप आसानी से याद भी रख सकते हैं, ठीक है, कि 3 घात वाले बहुपद हो तो उसमें भी गुणांक क्या होता है, योगफल क्या होता है तीनों शून्यकों का माइनस बी बटा ए। लेकिन बस यहाँ पर बी क्या है, घात 2 वाली एक्स की घात 2 वाले बहुपद पद की गुणांक है, ठीक है। एक्स की घात 2 वाला जो पद है उसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है, ये याद रखना है। अब शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, वही है, पर यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाता है, माइनस का चिन्ह अचर पद बटे एक्स की घात 3 का गुणांक, ठीक है। अब यहाँ पर अचर पद क्या है आपका, डी है, ठीक है, तो शून्य क्या है हमारे अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा कितना होगा, माइनस डी बटा ए, ठीक है। तो इसको भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, पर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। एक और सूत्र है, उसको हम सीधा सीधा लिख रहे हैं कि अगर दो दो शून्यकों का गुणनफल करें और फिर तीनों को जोड़ दें तो वो होगा हमारा सी बटा ए के रूप में, ठीक है। उतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपने याद कर लिया तो ठीक है, बहुत अच्छा है, नहीं याद किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में भी पढ़ा था, अगर आपने हमारा अध्याय 1 का परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देखें। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, क्योंकि इसका भी प्रयोग हम करने वाले हैं अध्याय 2 में। तो दोस्तों मान लेते हैं a बटा b हमें दे रखा है 19/5, एक उदाहरण से समझते हैं उसको, ठीक है। तो अब हम 19 में 5 का भाग देंगे, ठीक है, 19 लिखा, तो 19 हो गया हमारा भाज्य, ठीक है, और 5 हो गया हमारा भाजक, ठीक है। अब 5 का भाग देते हैं 19 में, तो देखते हैं भागफल और शेषफल क्या मिलता है, ठीक है। तो देखो 5 तिया 15, ठीक है, 5 चौक 20, 20 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 तिया 15 3 बार देंगे, ठीक है, तो 15 लिख देंगे, 19 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं किसको क्या कहते हैं, जिसमें हमने भाग दिया वो था हमारा भाज्य, ठीक है। ये आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो भाज्य हमारा, उसको हमने a मान लिया, ठीक है। जिससे भाग दिया वो होता है भाजक, ठीक है, जिससे भाग दिया वो है हमारा भाजक, उसे हम b मान लेते हैं अभी, ठीक है। और भाग देने पर जो हमें प्राप्त हुआ फल वो होगा हमारा भागफल, ठीक है। वो कितना है 3 यहाँ पर, उसको हम लिखते हैं q से, और जो शेष बच गया जिसमें भाग नहीं गया, शेष क्या होगा, शेषफल, ठीक है। तो शेषफल मिला हमें यहाँ पे 4, इसको हमने लिखा शेषफल और इसको लिख दिया r, ठीक है। अब देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल है, भाज्य 19, भाजक है 5, भागफल है 3, तो 5 गुणा 3 15, धन शेषफल 4, 15 4 19, ठीक है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, आपको जीवन भर काम आएगा ये। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य है ए बराबर भाजक है बी गुणा भागफल है क्यू
धन शेषफल है आर आर, तो ए बराबर बी क्यू धन आर, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है दोस्तों, ये यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम की तरह ही है, ठीक है। और ये जो विभाजन एल्गोरिथम है, इसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्नों को हल करने के लिए। तो इसको समझ लीजिए और फिर आप हमारा वीडियो देखिएगा प्रश्नावली 2.3 का, ठीक है। प्रश्नावली 2.3 के वीडियोस में हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। फिर हम इसको अभी समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या चरण होते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं विभाजन एल्गोरिथम में, भाजक और जो भाज्य है उनको पदों की घटती हुई घातों के क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ी घात को सबसे पहले रखेंगे और फिर घटती हुई घातों के क्रम में लिख देंगे, भाजक को भी और भाज्य को भी, दोनों को, ठीक है। फिर चरण 1 में हम क्या करेंगे, भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए जो उच्चतम घात वाला पद होगा भाज्य का, ठीक है, उसको भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग दे देंगे, ठीक है। भाज्य के उच्चतम घात वाले पद को भाजक के उच्चतम घात वाले पद से भाग दे देंगे, जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, भागफल का पहला पद होगा, ठीक है। फिर भागफल का दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब जो नया भाज्य मिलेगा हमें, ठीक है, उसकी उच्चतम घात को भाग देंगे भाजक के उच्चतम घात वाले पद से, ठीक है। तो हमें भागफल का दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह हमें भागफल के सारे पद प्राप्त होते चले जाएंगे, कब तक, चरण n तक, जब तक शेषफल या तो शून्य हो जाए या शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से कम हो जाए, तब हम भाग देने की प्रक्रिया को रोक देते हैं और जो हमें मिलता है वही हमारा शेषफल होता है, ठीक है। तो ये है आपकी विभाजन एल्गोरिथम। हमने एल्गोरिथम के बारे में अध्याय 1 में पढ़ा था, ठीक है। ये चरणों की एक श्रृंखला होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ चरण 1 चरण 2 से लेकर चरण n तक देखा, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थी। बस यही है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम करते हैं बहुपदों में भाग देने के लिए, ठीक है, भाज्य में भाग देने के लिए भाजक का, ठीक है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं इस विभाजन एल्गोरिथम का। चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों विभाजन एल्गोरिथम की, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जिस एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं वही क्या हमारी यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम है जो हमने अध्याय 1 में पढ़ी थी, ठीक है। यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहां पर gx शून्य नहीं है, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर px क्या होता है हमारा भाज्य, gx क्या होगा भाजक, qx हमें प्राप्त होगा भागफल और rx हमें प्राप्त होगा शेषफल, ठीक है। तो अगर हमें px और gx दे रखे हैं तो px में हम gx का भाग देके, ठीक है, भागफल qx और rx शेषफल को ज्ञात कर सकते हैं। जहां पर rx शेषफल जो है या तो वो शून्य होगा या शेषफल rx की घात जो है भाजक gx की घात से कम हो जाएगी, तब हम जो है चरणों को अपनी प्रक्रिया को रोक देंगे विभाजन एल्गोरिथम की, ठीक है। यहाँ निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। बहुपदों के लिए जो है ये प्रक्रिया कहलाती है हमारी विभाजन एल्गोरिथम। तो दोस्तों अध्याय 2 के परिचय के वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।